जरा सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और उसी धुएं और तबाही के बीच इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। इसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा का एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन था, जिसका मकसद सिर्फ एक था, दुनिया का पहला परमाणु हथियार बनाना। ये कहानी है विज्ञान की, जबरदस्त स्केल की और गहरी, बहुत गहरी गोपनीयता की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने लाखों लोगों को काम पर लगाया, ऐसे शहर बनाए जो नक्शे पर थे ही नहीं, और इंसानियत के इतिहास का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक डर ने इस रेस की शुरुआत की और कैसे इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसके साये में हम आज भी जी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी डर से, इस खौफ से कि कहीं नाजी जर्मनी पहले एटम बम न बना ले। देखिए, इसकी जड़ें 1930 के दशक की कुछ बड़ी वैज्ञानिक खोजों में थीं। पहले न्यूट्रॉन की खोज हुई और फिर न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन की, और बस अचानक से एक ऐसे हथियार की संभावना सामने आ गई जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े दिमाग ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखकर चेताया, तो अमेरिका को हरकत में आना ही पड़ा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये इतिहास के 2 सबसे तेज दिमागों की तरफ से एक बहुत गंभीर संदेश था। इन्हीं चंद शब्दों ने अमेरिकी सरकार को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के रास्ते पर डाल दिया। याद रखिए, इस पूरी कहानी का जो शुरुआती पॉइंट था वो था डर। अच्छा, अब आइडिया तो था, पर उसे हकीकत में बदलना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए रातों रात गुप्त शहर बसाने थे और हजारों लोगों की एक ऐसी फौज को मैनेज करना था जिनमें से ज्यादातर को पता ही नहीं था कि वो आखिर बना क्या रहे हैं। और बात जब पैसे की आई तो वो तो पानी की तरह बहाया गया। कुल $2 बिलियन खर्च हुए। आज के हिसाब से ये रकम करीब करीब $28 बिलियन बनती है। और भले ही ये पूरे युद्ध के खर्च के सिर्फ 9 दिनों के बराबर था, फिर भी ये इतिहास के सबसे महंगे हथियार प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। ये प्रोजेक्ट किसी एक जगह पर नहीं चल रहा था, नहीं, ये तो एक पूरा गुप्त साम्राज्य था जो पूरे देश में फैला था। इसके 3 मेन सेंटर थे। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लॉस एलमोस, जहां दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट बम डिजाइन कर रहे थे। टेनेसी का ओक रिज, जहां विशाल फैक्ट्रियां यूरेनियम को साफ कर रही थीं। और वॉशिंगटन का हैंडफोर्ड, जहां दुनिया के पहले बड़े रिएक्टर्स प्लूटोनियम बना रहे थे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अपने पीक पर इस प्रोजेक्ट में 1,30,000 लोग काम कर रहे थे। सोचिए, एक छोटे शहर की आबादी के बराबर लोगों को एक ऐसे मिशन पर लगाना जिसका राज दुनिया से छुपाना था, ये अपने आप में एक कमाल की बात थी। तो सवाल ये है कि इतने सारे लोगों के बीच ये राज रहा कैसे? जवाब एक शब्द में है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये एक कमाल का आइडिया था। इसका मतलब था कि हर इंसान को सिर्फ उतना ही पता होता था जितना उसके काम के लिए जरूरी है, बस। मान लीजिए कोई वर्कर है जिसका काम सिर्फ एक जॉइंट पर नजर रखना है, तो उसे बस वही करना है। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि वो इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार बनाने में मदद कर रहा है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। बम का ईंधन बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक साथ 2 रास्तों पर काम किया। पहला, यूरेनियम को साफ करना, और दूसरा, प्लूटोनियम बनाना। ये एक ही मंजिल के लिए 2 अलग-अलग रेस थीं जो एक साथ चल रही थीं। और इन 2 रास्तों का नतीजा, 2 बिल्कुल अलग तरह के बम। पहला था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पर गिराया गया। ये एक आसान गन टाइप डिजाइन था जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ। और दूसरा था फैट मैन, नागासाकी पर गिराया गया बम। ये प्लूटोनियम से बना था और इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिसे इम्प्लोजन कहते हैं। लेकिन प्लूटोनियम वाले बम का डिजाइन इतना मुश्किल क्यों था? हुआ यूं कि वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने देखा कि जो प्लूटोनियम वो बना रहे थे उसमें एक गंदा आइसोटोप प्लूटोनियम 240 भी था। ये एक तरह के पार्टी स्पॉइलर जैसा था। ये बम को टाइम से पहले ही चालू कर देता, जिससे एक बड़ा धमाका होने के बजाय बस एक छोटी सी फुस्सी होती। इसीलिए उन्हें मुश्किल इम्प्लोजन वाला रास्ता अपनाना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि यूरेनियम वाला रास्ता कोई आसान था। जरा सोचिए, जैसे किसी बीच पर लाखों करोड़ों रेत के कणों में से कुछ खास कण ढूंढने हों। कुदरती यूरेनियम में सिर्फ 0.7% ही काम का U-235 होता है। इसे अलग करने के लिए ओक रिज की विशाल फैक्ट्रियों ने एक कैस्केड सिस्टम का इस्तेमाल किया।
ये एक तरह की रिले रेस थी जहां एक प्रोसेस का नतीजा दूसरे प्रोसेस की शुरुआत बनता था, और ये तब तक चलता रहता था जब तक कि उन्हें हथियार बनाने लायक शुद्ध यूरेनियम नहीं मिल जाता। और इस एक बात से अंदाजा लगाइए कि ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी था। जब उन्हें अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के लिए तांबे की कमी पड़ गई तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे अमेरिकी खजाने से 14,500 टन चांदी उधार ले ली। जी हाँ, चांदी। मतलब वो इस काम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सालों की मेहनत, अरबों डॉलर्स, हजारों लोग, सब कुछ अब बस एक लम्हे पर टिका था। तारीख थी 16 जुलाई 1945। जगह न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान, और इस दिन दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब द गैजेट नाम के पहले एटम बॉम्ब में धमाका हुआ तो उसने 20 किलोटन टीएनटी के बराबर ताकत पैदा की। उस पल को अपनी आंखों से देखकर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भगवद गीता का एक श्लोक याद आया। अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का संहारक। परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। टेस्ट तो कामयाब रहा, लेकिन अब प्रोजेक्ट अपने सबसे आखिरी और सबसे भयानक पड़ाव पर था। इन नए हथियारों का इस्तेमाल। इस एक पल ने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध को खत्म किया, बल्कि दुनिया के लिए एक नई और डरावनी हकीकत भी पैदा कर दी। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदला। बस 3 हफ्ते बाद हिरोशिमा, उसके 3 दिन बाद नागासाकी, और उसके भी सिर्फ 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। इतिहास का सबसे खूनी युद्ध आखिरकार खत्म हो गया था। अब ये जो खर्च का ब्यौरा है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए, 80% से ज्यादा पैसा सिर्फ ओकरिज और हैंडफोर्ड पर खर्च हुआ। इसका मतलब ये है कि असली चुनौती साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, असली चुनौती थी इन खतरनाक चीजों को फैक्ट्री स्केल पर बनाना। ये ब्रेन से ज्यादा ब्रॉन का, यानी ताकत का काम था। तो आखिर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक पहेली की तरह है। इसने एक भयानक युद्ध को खत्म किया और शायद उन लाखों जानें बचाईं जो जापान पर जमीनी हमले में जातीं। लेकिन इसने इंसानियत के हाथ में खुद को तबाह करने की ताकत भी दे दी। इसने कोल्ड वॉर की शुरुआत की और एक ऐसी दुनिया बनाई जो हमेशा परमाणु हमले के साए में जीती है। इसकी विरासत बहुत पेचीदा है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है।